सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं हम जोरदार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल कौन सा? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 दोनों का दोस्तों आज अपने करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नोवा। कौन सा दोस्तों? प्रैक्टिस सेट नोवा। उसका कौन सा भाग दोस्तों? आज अपने बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के 9वें के पहले भाग पर। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 8 मॉडल पेपर अपने कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। किससे रिलेटेड? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 दोनों से रिलेटेड है। देखिए आज की इस श्रृंखला में अपने कितने बेहतरीन प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। देखिए ये आज का अपना पहला प्रश्न रहने वाला है। दूसरा प्रश्न, इस प्रकार से सभी बेहतरीन प्रश्नों का समावेशन आपको यहाँ पर मिलेगा और सिर्फ आप ये इतने प्रश्न याद कर लो दोस्तों। इसके साथ ही इनके साथ ही आपको क्या हो जाएगा, पूरे सिलेबस का रिवाइज हो जाएगा। आप इस वीडियो देखते तो जाइए, संपूर्ण सिलेबस को आपके रिवाइज करवा दिया जाएगा। संपूर्ण पेपर यहाँ से छपने वाला है। ठीक है, 27-28 तारीख सितंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सेम ऐसा कैसा होगा आपको देखने को मिलेगा। जब आप ये क्वेश्चन देखोगे वहाँ पर एग्जाम में तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा अन्य साथियों से। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? किसके मध्य दोस्तों? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। तो बात करें ऑप्शन ए उड़िया का पठार, अब्बू का पठार, मेसा का पठार या बुराट का पठार। तो बात करें दोस्तों उड़िया के पठार की, तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। वो कहाँ पर है? गुरु शिखर किस जिले में दोस्तों? सिरोही जिले में है। तो उड़िया का पठार भी किस जिले में है? सिरोही जिले में है। उड़िया के पठार पर ही गुरु शिखर चोटी स्थित है। ठीक है, बात करें दोस्तों कि उड़िया का पठार किस जिले में आ गया? सिरोही जिले में। बात करें आबू, तो माउंट आबू भी किस में है? सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, बात करें मेसा के पठार की, तो ये कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़। मेसा और मानदेसरा दोनों पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ठीक है, और अंतिम रह गया अपना बोराट का पठार। बोराट का पठार तो ये क्या है? गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर। यूडीआर से यानी उदयपुर बन रहा है दोस्तों। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? अपना राजसमंद में। तो गोगुंदा उदयपुर या राजसमंद भी आ सकता है और गोगुंदा और कुंभलगढ़ भी आ सकता है। के मध्य कौन सा पठार है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही, बोराट का पठार स्थित है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? ये अपने को बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने को काफ़ी इजी लग रहा है, परंतु ये अपने को गलत होने के चांस भी, जितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उतने ही ज़्यादा गलत होने के चांस बन रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप सबसे पहला ऑप्शन देखोगे 23-3 से 30-12, ये रटा हुआ होता है। सभी विद्यार्थियों को क्या होता है? रटा हुआ 23-3 से 30-12 अक्षांशीय विस्तार 23-3 से 30-12। और आप पहले क्या करोगे? इसको ऐसे जल्दी से टिक करोगे और राजी हो जाओगे कि अपना पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना सही हो गया, जबकि ये क्वेश्चन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा वहाँ पर। और जब आप आंसर की मिलाओगे तब आप आंसर की मिलाओगे तब जाकर आपकी आंखें खुलेंगी और देखोगे कि ये क्या हो गया हमसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया इसने? 23 डिग्री 3 मिनट से दक्षिण से, कहाँ पर है? दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। देखिए दोस्तों इसने यहाँ पर इसको घुमा दिया। देखिए इसका खेला देखते हैं अपने, इस क्वेश्चन में अपने साथ क्या खेल किया गया है। बात करें राजस्थान की, तो ये दोस्तों अपने मान लेते हैं कि एक सेकंड, ये अपना राजस्थान है। ये थोड़ा सा फिर घूम गया दोस्तों, ये यहाँ से मान लीजिएगा आप, ये अपना क्या है? राजस्थान है। तो बात करें दोस्तों राजस्थान के उत्तर से, उत्तर और दक्षिण की, ये क्या होता है? ये अपना होता है इस प्रकार से, उत्तर दक्षिण के मध्य जो होता है वो होता है अक्षांशीय विस्तार। और पूर्व से पश्चिम के मध्य ये जो है ये क्या है? अपना देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने ग्लोब के अंदर कहाँ स्थिति रखते हैं। ग्लोब के अंदर, विश्व में अपने कहाँ स्थिति रखते हैं? तो दोस्तों विश्व के अंदर बात करें, ये ले लेते ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा ये क्या है? देशांतरीय विस्तार को नापती है। और ये ले लेते हैं अपने जो अक्षांशीय 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसके अंदर दोस्तों ये है अब अपने भारत की स्थिति। अपना भारत देश कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये क्या हो गई? ये उस दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है हमेशा ही। उत्तर ये क्या है? दक्षिण।
और ये दिशा क्या होगी, पूर्व, और ये क्या हो गई, पश्चिम। तो भारत की स्थिति क्या होगी दोस्तों, उत्तर में हो गई। किसके हिसाब से, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से। क्या हो गया, अक्षांशीय रेखाओं के ये अक्षांशीय रेखा होंगी, तो इनके हिसाब से क्या हो गया, उत्तर में हो गया। बात करें देशांतरीय रेखाओं की, ये जो खड़ी रेखाएं होती है इन्हें क्या बोलते हैं अपने, देशांतर रेखाएं, जो अपने समय का निर्धारण करती हैं। तो देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से देखिए ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर से अपने किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और 0 डिग्री अक्षांश से अपने क्या है, ऊपर की ओर, उत्तर में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, और भारत के अंदर क्या है अपना, कौन सा स्टेट, राजस्थान स्टेट स्थित है। कौन सा स्टेट स्थित है दोस्तों, अपना राजस्थान स्थित है। तो बात करें दोस्तों 23 डिग्री, कितने डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये तो क्या है, उत्तर दिशा, ये भी क्या होगी, उत्तर दिशा, और ये भी क्या होगी, उत्तर दिशा होगी अपनी, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक क्या है, अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। बात करें देशांतरीय विस्तार की, ये जो क्या होगा, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के मध्य है। तो ये है 69 डिग्री, कितना दोस्तों, 69 डिग्री 69, 69 डिग्री 17 मिनट से, सॉरी 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, 78 डिग्री 17 मिनट तक, ठीक है। देखिए मेरे को आपको बताते बताते यहाँ पर क्या बोल गया था मैं, 17 मिनट बोल गया था ना आपको, बताते बताते 69 30 से 78 17, और इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, जल्दबाजी में जो इजी क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 3 से, 23 3 क्या से, 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर, कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो कितनी है, 869 किलोमीटर है, कितनी है, 869 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। तो दोस्तों कौन सी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को 2 समान भागों में इस प्रकार से विभाजित करने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है, तो वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। बात करें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो दोस्तों मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में विभाजित करती है। किसको, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को, ये शुष्क और ये अर्धशुष्क में विभाजित करती है। 50 सेमी किसके समानांतर है, यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों, अरावली। तो ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिलों के उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और ये आप 5 से 10 मिनट के अंदर आसानी से याद कर सकते हो, और बड़ी ही मजबूती से यदि आपने क्या हो जाता है दोस्तों, आपकी मजबूत पकड़ हो जाती है यदि आपने एक बार भी इनको अच्छे से पढ़ दिया है तो। नेक्स्ट देखिए, क्या है 100 द्वीपों का शहर। तो 100 द्वीपों का शहर कौन सा शहर है दोस्तों, जो बांसवाड़ा है अपना राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, उस जिले के उस बांसवाड़ा शहर को क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है 100 छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, जैसे द्वीप होते हैं ना समुद्र के बीच में, उसी प्रकार से छोटे छोटे क्या है टापू बने हुए हैं। तो इसी कारण से क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, झालावाड़ को राजस्थान का विरासत नगर कहा जाता है। बात करें डूंगरपुर की, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, वागड़ प्रदेश में दोस्तों दोनों आ गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। 56 के मैदान की बात करें तो बांसवाड़ा के साथ आपको याद रखना है प्रतापगढ़, ना कि डूंगरपुर। क्या होगा, प्रतापगढ़ यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और वागड़ प्रदेश में क्या आ जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। यही पुष्प प्रदेश के अंदर होगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं, पुष्प प्रदेश में भी आते हैं, ठीक है। बात करें सिरोही की, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में एलपी सोल मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में एलपी सोल मृदा, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से अपने बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं वो देख लेते हैं एक बार अपने। राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों, तो वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी, सबसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटीसोल। कौन सी, एंटीसोल। सोल मृदा को बोलते हैं दोस्तों,
ठीक है, एंटीसोल, एंटीसोल। उसके बाद इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पाई जाती है दोस्तों, ये रही आपकी एल्फिसोल। कौन सी मृदा? एल्फिसोल। कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फिसोल। नक्शे के हिसाब से, थोड़ा राजस्थान के मैप के हिसाब से आपको देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। मैप तो ऐसे ही बन रहा है इसमें, पर आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी मृदा है दोस्तों? एंटीसोल है, एंटीसोल। इसे हमने विभाजित कर दिया एंटीसोल को ऐसे, परंतु जबकि जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल। और ये जो अपने अर्धशुष्क मैदानी भाग बात करते हैं उसमें पाई जाती है इनसेप्टिसोल। कौन सी? इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल, ठीक है। उसके बाद ये जो अरावली क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फिसोल, एल्फिसोल, ठीक है। बात करें ये क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल, वर्टिसोल, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये मिट्टियाँ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी दोस्तों, कौन कौन सी? एंटीसोल, इरिडिसोल, एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, ठीक है। बात करें दोस्तों अपने कौन सी थी अभी, राजस्थान में एल्फिसोल मृदा, एल्फिसोल। तो एल्फिसोल मृदा पूर्वी जो मैदानी भाग है उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ गए दोस्तों? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, इस प्रकार के जिले। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन में चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़, करौली। बात करें दोस्तों चूरू की, तो चूरू और हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। जयपुर के अंदर आपकी एल्फिसोल मृदा पाई जाती है और करौली में भी एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतरों के लिए तो आपका सरिस्का अलवर प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं सरिस्का अलवर। और इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों? 1958 में मिला था, आपको याद रखना है, 1958 में सरिस्का। और इसके साथ ही इसके पास में कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो राजस्थान की पहली रामसर साइट घोषित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, और जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो कुछ जिले में है? वो आपके भरतपुर जिले में है, ना कि अलवर में। तो इसका कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका क्षेत्र अभी तो 3 जिलों में बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटे कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर कुल टोटल कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, और उनमें से सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये क्या है? सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? बात करें जिलों की, तो दक्षिणी भाग में कौन से जिले अपने? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ भाग आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण जिला क्षेत्र इसमें आता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, राणा प्रताप सागर स्थित है। राणा प्रताप सागर, इसमें पूरा लिखना भूल गया, ये राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों। क्या है? ये हम जानते हैं, राणा प्रताप सागर क्या है? बांध है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़ में है या बांसवाड़ा में है? तो कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ के पास कोटा में कौन सा बांध स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री, और ये किस नदी पर है दोस्तों? हम बात कर चुके हैं, ये अपने राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी पर इसके साथ ही कितने बांध है? टोटल 4 बांध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी 2005 में। कब आई थी? 2005 में। उसके साथ ही राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो जो प्रमुख पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है उनको जोड़ने का कार्य किसके योजना के द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10, जामसर प्रसिद्ध है। जामसर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो जामसर अपने सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध तो किसके लिए है? जामसर खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो देखते हैं। ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट के लिए, ऑप्शन बी जिप्सम के लिए, सी मुल्तानी मिट्टी के लिए या एवेस्टोस के लिए। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर अपने रहने वाला है ऑप्शन बी जिप्सम के लिए। क्या है दोस्तों? जिप्सम के लिए जामसर प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा गोट गलोद नागौर में भी जिप्सम के भंडार हैं। गोट गलोद नागौर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती? ऐसे शब्दों को अपने अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने को
क्या कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, आपने पूछा कुछ और है और उसका उल्टा जवाब भी दे सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जब भी इस प्रकार से राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं है, अर्थात 3 तो है, 3 जगह पर भूरी मृदा स्थित है जबकि कहाँ नहीं है, एक ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो इस प्रकार से इसको अंडरलाइन कर लिया अपने को और अब आसानी हो जाएगी ऑप्शन को चूज करने में। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि रिजेक्शन मेथड से अपने को क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टोंक, बी उदयपुर, सी बूंदी और डी पाली। बात करें दोस्तों भूरी मृदा की, तो भूरी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो बनास नदी का क्षेत्र है ना, बनास नदी का बहाव क्षेत्र, तो बनास और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। तो बात करें बनास नदी के बहाव क्षेत्र की, तो यह किस जिलों, किन किन जिलों से बहती है, तो दोस्तों राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, ठीक है, टोंक, इन जिलों में कौन सी नदी बहती है, अपने बनास नदी बहती है। तो इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाएगी और इसमें बूंदी का भी कुछ भाग आता है। तो देखिए दोस्तों उदयपुर, टोंक, बूंदी ये जिलों तो किस क्षेत्र के अंदर आ गए, बनास और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आ गए ना। जबकि पाली क्या है, ये एक अलग ही क्षेत्र के अंदर आ गया। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है। तो राजस्थान में मानसून की ऋतु कौन सी है दोस्तों, तो बात करें राजस्थान में मानसून कब है, तो मध्य जून से, कब से, मध्य जून से और सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक कौन सा क्या आता है अपने पास, मानसून ऋतु आती है। और लौटता हुआ मानसून की अवधि कौन सी होती है दोस्तों, तो बात करें जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से फरवरी। तो जुलाई से अगस्त या यहाँ पर आपने सही से क्या लिख दें, सितंबर। तो ये क्या आ गई, मानसून की अवधि आ गई। मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु आती है और अक्टूबर से दिसंबर ये क्या हो गया, अपने लौटता हुआ मानसून आ जाएगा, ठीक है, लौटता हुआ मानसून। और जनवरी फरवरी में क्या होती है राजस्थान के अंदर, मावठ, क्या होती है दोस्तों, मावठ, जिसे गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। और ये किस गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है, तो ये गेहूं के लिए है, किसके लिए, गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। जनवरी और दिसंबर और जनवरी माह में होने वाली बरसात जो किसके कारण होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कहाँ से उठती है, भूमध्य सागर से उठती है। इस प्रकार की आपके जो जनरल नॉलेज की जो जानकारी है, सामान्य जानकारी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड। प्रश्न संख्या 13 देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो ये कर्क रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये राजस्थान के कितने जिलों से, 2 जिलों से गुजरती है दोस्तों। कौन कौन से, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा के मध्य से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। और ये टोटल लंबाई राजस्थान में इसकी कितनी है दोस्तों, तो बात करें कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बात करें दोस्तों चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में से निकलते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर से होते हुए यूपी में जाकर किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तो क्या है, चंबल नदी है वो तो कर्क रेखा को पार करती ही नहीं है। बात करें बनास की, तो बनास नदी भी अभी हमने बात की थी, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर होते हुए किस नदी में मिल जाएगी, चंबल नदी में जाके मिल जाती है। लूणी की, तो लूणी क्या है दोस्तों, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ये कर्क रेखा को पार तो करती है परंतु 2 बार पार नहीं करती दोस्तों। जबकि माही नदी है वो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात में, मध्य प्रदेश MP से निकलती है, राजस्थान में आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, खोंदू गांव बांसवाड़ा से, और अंत में गुजरात से होते हुए, कहाँ पर, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी और सागर में जाकर मिल जाती है। और इस प्रकार से यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यू आकार की नदी, यू आकार की शेप के अंदर कौन सी नदी है, जो अपनी माही नदी है, ठीक है, माही नदी। नेक्स्ट देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी, संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद गिरी ने, भूरीलाल बया ने, भोगीलाल पांड्या ने। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जिन्हें बाबूजी कहते हैं, तो इनका तो क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 21 सूत्रीय मांग पत्र, 21 सूत्रीय
जो उदयपुर के महाराणा को इन्होंने दिया था अपना भीलों के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो 21 सूत्रीय मांग पत्र इन्होंने रखा था महाराणा किसके सामने, उदयपुर के महाराणा के सामने, वो इनका प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद गिरी ने क्या की थी दोस्तों, संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1883 में, 1883 में, ठीक है। कहाँ पर की, और बात करें दोस्तों संप सभा की सभाओं की, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं कि प्रथम सभा कब हुई, अंतिम सभा कब हुई। तो संप सभा की पहली जो बैठक है वो हुई थी अपने 1903 में, उसके बाद हुई 1908 में, और उसके बाद 1913 में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। और यहीं पर बात करें दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी जो कांड हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, वो भी किससे संबंधित है, गुरु गोविंद गिरी से ही संबंधित, अपने को याद रखना है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो संत रामदास, संत निरंजन दास, संत हरिदास, संत रामचरण। तो आप निरंजनी संप्रदाय देखते हुए आपके मन में क्या आ गया, निरंजन दास आ गया क्या, काफ़ी सारे बच्चों के मन में आ गया होगा निरंजन दास, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, संत हरिदास। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम कब जब नहीं पढ़ा होता है अच्छे से और नहीं पढ़ा होता है तो निरंजन दास निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इसी ने की होगी, अपने टिक कर देती है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपने को अच्छे से पढ़ते हुए जाना है, तैयारी करके ही जाना है। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए रास्ता, एक बात आप बताइए दोस्तों कि निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि आज मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये आज का पहला प्रश्न आपका कि निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो बात करें दोस्तों बूंदी किला, जैसलमेर का किला, सिवाना किला, जालोर का किला। तो दोस्तों बूंदी का किला कौन सा है, बूंदी का किला तो कौन सा है, एक बूंदी में कौन सा है, तारागढ़ है। तारागढ़ कहाँ पर है, बूंदी में, इसे क्या कहा जाता है, तारागढ़। और एक तारागढ़ अपने अजमेर में भी है, 2 तारागढ़ है राजस्थान के अंदर, अपने को ध्यान रखना है। तो बूंदी किला क्या है, तारागढ़ है। बात करें जैसलमेर के किले की, तो जैसलमेर का किला क्या कहलाता है दोस्तों, इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है। पीले पत्थरों से बने होने के कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़, सोनारगढ़, ठीक है। और एकमात्र किला या दुर्ग है जिसकी छत किससे बनी हुई है दोस्तों, लकड़ी से बनी हुई है। किसके, लकड़ी से बनी हुई है। और ये वर्तमान में भी रियासती किला है, अर्थात यहाँ पर इस किले के अंदर वर्तमान में आज़ादी के पश्चात भी इस किले के अंदर आम जनता है, जो आम लोग हैं वो निवास करते हैं। ये रिहायशी किला है एकमात्र वर्तमान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा किला था जिसके अंदर खेती की जाती थी, और राजस्थान का सबसे बड़ा किला है जो चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट देखिए सिवाना किला, सिवाना किला जिसे मारवाड़ की क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, आपातकालीन राजधानी। सिवाना के किले को क्या कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी, और इसे मारवाड़ की कुंजी, जालौर के किले की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। बात करें किसकी, सिवाना की। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जालौर किला। जालौर किला इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सुवर्णगिरी कहा जाता है। सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से जयबाण है। जयबाण क्या है दोस्तों, एक किले का नाम है, तोप का नाम है, पुस्तक का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो जयबाण क्या है दोस्तों, तोप है। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबाण। और ये कहाँ पर रखी हुई है, जयगढ़ में ही रखी हुई है, ठीक है। जयबाण कहाँ पर रखी हुई है, जयगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करें दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक की, तो राव जोधा था, राव बिक्का था, राव सिंह था या राव चुंडा था। तो राव जोधा, तो इन्होंने क्या करवाया था दोस्तों 1459 में, 1459, 1459 है दोस्तों ये में क्या करवाया था, जोधपुर की स्थापना की। किसकी, जोधपुर की स्थापना की, और जोधपुर का किला बनवाया। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। राव बिक्का की बात करें तो इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। कहाँ पर, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, राव बिक्का ने, ठीक है। जंगल प्रदेश को इन्होंने जीता था। राव सिंहा, राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो राव सिंहा को कहा जाता है। और इन्होंने मंडोर में, कहाँ पर, मंडोर में, ठीक है, अपनी राजधानी बनाई। किससे, जो प्रतिहार शासकों से जीतकर इन्होंने मंडोर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक की बात यदि आपने आ जाए, संस्थापक ना पूछकर अपने को वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए, तो राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, राव चुंडा को कहा जाता है। ये वही चुंडा है दोस्तों जो राणा लखा के समय था, ठीक है।
क्षमा कीजिएगा, राणा लाखा नहीं, राणा कुंभा के समय था। ठीक है, राणा कुंभा के समय था। आवल बावल की संधि इनके मध्य हुई थी दोस्तों, राणा कुंभा और राव चुंडा के मध्य हुई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे सर्वप्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा? तो अकबर ने कितने संदेश वाहक भेजे दोस्तों? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 संदेश वाहक भेजे थे। क्या कौन से कितने? 4 संदेश वाहक भेजे थे। बात करें दोस्तों सबसे पहले संदेश वाहक की, तो वो भेजा था जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद भेजा था मान सिंह को। किसको? मान सिंह को। और उसके पश्चात भेजा भगवंत सिंह को। किसको? भगवंत सिंह को, मान सिंह के पिता को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता। तो बात करें सबसे पहले दोस्तों, गिलुंड सभ्यता किसकी सहायक सभ्यता है या किसके रूप में जानी जाती है? तो अपने बात कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, ये बनास सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और ये कौन सी बनास सभ्यता है वो किस युग की है दोस्तों? वो ताम्र पाषाण युग की है। तो गिलुंड सभ्यता भी किस युग की हो जाएगी? ताम्र पाषाण युग की सभ्यता हो जाएगी। बात करें लोह युगीन सभ्यताओं की, तो जो लोह युगीन सभ्यताओं हैं उनके अंदर दोस्तों झुंझुनू के अंदर, लोहालगढ़ के अंदर जो सभ्यता है, जो अभी किस में आ गई? नीमका थाना जिले में आ गई। और भरतपुर की जो सभ्यता स्थित है वो किस में है? लोह युगीन सभ्यताओं के अंदर स्थित है। मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? ये सभी जानते हैं दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है मुंडियार ख्यात। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों कि मुंडियार ख्यात के लेखक कौन है, अर्थात ये मुंडियार ख्यात है, ये किसने लिखी है? मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ, सबसे पहला संघ मत्स्य संघ की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से जिले थे? तो A, B, C और D। ये क्या लिख रहे हो सर? A, B, C, D। तो दोस्तों A से बात करें आपका अलवर आ गया, B से बात करें भरतपुर आ गया, C से करौली आ गया और D से धौलपुर आ गया। ये ही 4 जिले थे। और एक क्या था इनके साथ? 4+1 अर्थात एक क्या था? ठिकाना था दोस्तों। कौन सा ठिकाना था वो आप बताइए कि कौन सा ठिकाना था? नीमराणा ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था दोस्तों? नीमराणा। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा ये किसके अंदर थे? मत्स्य संघ के अंदर सम्मिलित थे। बात करें दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी बनवाया गया था अलवर को। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उद्घाटन हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ में। भरतपुर के लोहागढ़ में। ठीक है, उद्घाटन किया किसने था? तो उद्घाटन किया था दोस्तों NV गौडगिल ने। NV गौडगिल ने। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, गौडगिल। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसके PM नियुक्त किए थे कुमावत साहब को। बात करें दोस्तों मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था ये रहा, धौलपुर का महाराजा। धौलपुर के महाराजा किसको? भगवंत सिंह को। ठीक है, धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 23, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? अहीरवाटी और मेवाती बोलियां। अहीरवाटी तो मेवात दोस्तों आप जानते हैं कि हरियाणा का एक जिला है ना? मेवात हरियाणा का एक जिला है जिसकी सीमा किससे दोस्तों? अलवर, भरतपुर और वर्तमान में डींग से लगती है। डींग नहीं, डीग, इन जिलों से लगती है। तो बात करें दोस्तों मेवाती बोली भी उसी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, कौन सा? पूर्वी भाग है और उत्तरी भाग, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? अहीरवाटी और मेवाती बोली बोली जाती है। इसके साथ ही हरियाणा का जो सम्मिलित क्षेत्र है वहाँ पर भी अहीरवाटी मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है, मध्य पूर्वी राजस्थान की है या उत्तर पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान की है? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? अहीरवाटी और मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। बात करें दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी के साथ साथ ही मेवाड़ी और जो मालवी है, मालवी नहीं, क्या नाम उसका, गोडवाड़ी, ये किसकी? पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मध्य पूर्वी राजस्थान में कौन सी दोस्तों आ गई? आपके ढूंढाड़ी, ठीक है, और रागड़ी, ये बोलियां किसके आ गई? मध्य पूर्वी राजस्थान की आ गई। मालवी भी इसके अंदर आती है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो जिसे भिल्ली बोली बोला जाता है, भिल्ली बोली किसने? अब्राहम गिरीश ने बोला था। कौन सी बोली को बोला था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों, क्योंकि कल वाली वीडियो के अंदर ही करवाया आपने। भिल्ली बोली
अब्राहम गिरियस ने किस बोली को बिल्ली बोली बोला था? तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जामो जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो जामो जी का प्रवचन स्थान क्या कहलाता है? जामो जी किस जिले से संबंधित है? सभी जानते हैं किस जिले से? नागौर जिले से संबंधित है, ठीक है। इनका निर्वाण स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो इनका निर्वाण स्थल कहाँ पर है? लालसर बीकानेर में है। जन्म किस जिले में? नागौर में। और निर्वाण स्थल कहाँ पर? लालसर बीकानेर में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और इनका जो अभी मंदिर बना हुआ है या फिर जो देवरा बना है जाम्बो जी का, ठीक है, जिसे बिश्नोई संप्रदाय का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है, या बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। वो कहाँ पर है दोस्तों? मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में बना हुआ है। बात करें दोस्तों इनके प्रवचनों की, तो इनके प्रवचन क्या कहलाते थे दोस्तों? संथारी कहलाते थे। संथारी क्या कहलाते थे दोस्तों? संथारी कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी दोस्तों? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? नम्रता भट्ट थी। कौन थी? नम्रता भट्ट थी। कौन थी? नम्रता भट्ट थी, ठीक है। और ये किस एयरलाइंस या किस से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये किंगफिशर जो एयरलाइंस है, किंगफिशर नामक जो एयरलाइंस है उससे संबंधित है, ठीक है। उस किंगफिशर एयरलाइंस की जो महिला पायलट है वो कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की पहली महिला पायलट नम्रता भट्ट है। बात करें दोस्तों कमर्शियल महिला पायलट की, सबसे पहली कमर्शियल महिला पायलट है कौन सी है? तो वो दोस्तों आपकी अपनी कौन सी है? वो अपनी हो जाएगी पारुल शेखावत। कौन हो जाएगी? पारुल शेखावत। कौन हो जाएगी? पारुल शेखावत हो जाएगी, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। कमर्शियल पायलट पूछे तो पारुल शेखावत है, और पहली महिला पायलट पूछे तो नम्रता भट्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है दोस्तों? छगन मेन ने अपनी सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? मैंने आपको पहले बोला था कि दोस्तों 1-2 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर के अंदर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने ना पहले सुने होंगे और ना ही देखे होंगे, ना ही किसी और मॉडल पेपर में आपने किए होंगे, यदि आपने पूरी गहन तैयारी नहीं की है। यही प्रश्न आपको दोस्तों एग्जाम में देखते हैं को मिलते हैं 1-2% क्वेश्चन जो अपने को अन्य विद्यार्थियों से क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो छगन मेन अपने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? तो बात करें दोस्तों छगन मेन की, इनका यहाँ पर क्यों जिक्र आया? कुछ विद्यार्थी तो इनको जानते ही नहीं होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राजस्थान की जो पहली महिला सरपंच है, राजस्थान की बनने वाली पहली महिला सरपंच बनी थी, तो वो कौन बनी थी दोस्तों? छगन मेन बनी थी। कौन बनी थी? छगन मेन। और इनका क्षेत्र कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो जोधपुर का जो खींचन गांव है, जोधपुर का खींचन गांव, वो किससे संबंधित है? छगन मेन से संबंधित है। ये यहाँ की पहली महिला सरपंच बनी थी। राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन बनी थी? छगन मेन बनी थी। और चुनाव की बात करें तो वो कौन से चुनाव थे दोस्तों? 1961 के पंचायती राज चुनाव के अंदर छगन मेन राजस्थान की पहली महिला सरपंच बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जोधपुर का खींचन गांव अन्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको जोधपुर का खींचन गांव याद आते हुए कौन सा याद आ रहा होगा? कुरुंजा पक्षी याद आ रहा होगा। तो कुरुंजा पक्षी से संबंधित भी कौन सा है? जोधपुर का खींचन गांव है। नेक्स्ट देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 18 अप्रैल 1948 को। बात करें दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के जो एकीकरण का कौन सा चरण था? तो राजस्थान का पहला चरण कौन सा था दोस्तों? आप ऐसे याद कर लीजिए, 18-25-18, 18-25-18, 30-15, 26-1, 18-25-18, 30-15, 26-1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इस प्रकार से राजस्थान के 7 चरण हो गए। उनकी डेट क्या थी? एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 18-25-18, 18-25-18, 30-15, 26-1, ठीक है। और बात करें मंथ की, महीना कौन सा था? तो मामा ठीक है, मामा अम्मा मंजन करो। क्या करो? मामा अम्मा मंजन करो। कोई बात नहीं साथियों, दोबारा से देख लेते हैं अपने, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये मिट गया तो क्या हो गया? एक बार फिर से देखिए, 18-25-18 आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। 18-25-18, 30-15,
30, 15, 26, 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मामा सबसे पहले कौन से, 18 मार्च, फिर 25 मार्च, ठीक है। देख लें 18 मार्च, उसके बाद क्या आ गया अपना 25 मार्च, मामा, ठीक है। आपको ऐसे याद रख लेना, मामा, फिर अम्मा, ठीक है। मामा, अम्मा, मंजन, मंजन करो, करो आप अलग से, ये साइलेंट रहेगा दोस्तों। मामा, अम्मा, मंजन, मंजन करो, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो मामा, अम्मा, मंजन करो से क्या था, सबसे पहले अपने 18 मार्च, पहला कब है दोस्तों, 18 मार्च को पहला चरण। बात करें दूसरे की तो कब था, 25 मार्च को। एक बार आप तारीख और माह याद कीजिए, आपको वर्ष आसानी से चुटकी भरते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। 25 मार्च, तीसरा चरण 18 अप्रैल। चौथा चरण कब था, चौथा चरण है दोस्तों अपना 30 मार्च को। बात करें पांचवें चरण की तो पांचवा चरण कब है, 15 मई। छठा चरण कब, 26 जनवरी, ठीक है। सातवें चरण की बात करें तो 1 नवंबर। अब देखिए दोस्तों 18 मार्च, 18, 25, 18, 25, 18, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको समझने में आसानी हो। देखिए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, इस प्रकार से याद कीजिए जैसे आप किसी के मोबाइल नंबर याद कर रहे हो। आज आपको ये जो एक ही करंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इस अपने मॉडल पेपर के साथ, आइंदा आपको झंझट नहीं होगा, ठीक है। यदि आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर कंप्लीट वीडियो पूरे विस्तार के साथ आपको अच्छे से हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवाई गई है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो 18, 25, 18, फिर मामा, अम्मा, मंजन करो, मंजन, 3 माह आ गए इसमें दोस्तों, मई, जनवरी और नवंबर, ठीक है। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। अब बात करें दोस्तों सन की तो सन वो आपको इससे भी आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे, 3 तो क्या है अपने को याद रखना है, 1948 में, 1948 में, ठीक है। कब है दोस्तों, 3 तो अपने 1948 में है, 1948 में, ठीक है। और बात करें 2 की तो 2 कब है, एक तो 30 मार्च और 15 मई, ये कब है, 1949 को। 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। 26 जनवरी कब है, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 3 48, 2 49, 1 50, 1 56, ये सातों चरण अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। बात करें पहले चरण की तो दोस्तों पहले चरण का जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी, अपना अलवर को बनाया गया था, ठीक है। बात करें दूसरे चरण की, दूसरे चरण की राजधानी, दूसरे चरण में हम सभी जानते हैं कि हाड़ौती प्रदेश जुड़ा था। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा जो रियासत थी वो कौन थी, कोटा थी। तो किसे बनाया गया, कोटा को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों, कोटा को बनाया गया था, ठीक है। बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में सभी जानते हैं कि तीसरे चरण में तो किससे जुड़ा गया था, एकमात्र उदयपुर जुड़ा था। तो उसी राजधानी भी किसे बनाया गया, उदयपुर को। चौथे चरण में सभी जानते ही हैं कि JJB अर्थात जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर। तो राजधानी भी क्या बनेगी, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से उस समय की, ठीक है। और वर्तमान में भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जयपुर, ठीक है। बात करें 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को जो अपना कौन सा चरण था दोस्तों, 5वां चरण, उसकी राजधानी किसे बनाया गया था, एक सेकेंड, चौथे चरण की राजधानी जयपुर, पंचम चरण की राजधानी भी जयपुर, छठे चरण की राजधानी भी जयपुर और सातवें चरण की राजधानी भी जयपुर। इसके पश्चात तो कौन आजीवन भर राज प्रमुख कौन रहे, जयपुर के महाराजा, और राजधानी किसे बनाया दिया गया था, जयपुर को बना दिया गया था, ठीक है। बात करें उद्घाटनकर्ता भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो प्रथम 2 के तो कौन है, गौडगिल है दोस्तों, कौन है, गौडगिल, गौडगिल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखने की थोड़ी जगह कम है, फिर भी आप समझ लीजिए, सुनते हुए आपको आसानी से याद हो जाएगा, रिवीजन करना है ना अपने को। तो प्रथम 2 के तो कौन थे, NV गौडगिल थे।
NV गौडगिल का पूरा नाम यदि पूछ लिया जाए तो नरहरि विष्णु गौडगिल थे। कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल थे, NV गौडगिल। ठीक है। तृतीय चरण के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरे के कौन थे? नेहरू साहब थे। और चौथे के तो सबसे बड़ा चरण यही था और सबसे जो एकीकरण में सबसे अहम भूमिका थी पूरे देश के अंदर, तो वो किसकी थी? पटेल साहब की थी। तो पटेल साहब इस बार तो उद्घाटन उन्होंने स्वयं ने किया। चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था? कौन थे? पटेल साहब थे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बात करें 30 मार्च वाले चौथे चरण को दोस्तों, तो इसे राजस्थान दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान का लगभग जो भाग है वो जुड़ गया था, इसलिए 30 मार्च को 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। बात करें राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपनी वर्तमान स्वरूप में आया, इसीलिए इसे राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, ये अपने को बातें याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बार के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मॉडल पेपर में जब अपने एकीकरण से क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में आगे अपने प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे कि पहले के कौन थे? कुमावत साहब। कौन से कुमावत? शोभाराम जी कुमावत। कहाँ के थे? अलवर के थे। दूसरे के कौन थे? गोकुल लाल जी असावा, जो शाहपुरा के थे। तीसरे के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि तीसरे के अंदर कौन जुड़ा था? उदयपुर जुड़ा था, तो उदयपुर के थे। उदयपुर प्रजामंडल से माणिक्यलाल जी वर्मा। और चौथे के थे हीरालाल जी शास्त्री, जो जयपुर प्रजामंडल से थे। पाँचवें के कौन थे? मुख्यमंत्री पद सृजित कर दिया गया था 5वें में, आपको सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री होंगे। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री, जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री है पहले। ठीक है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात, एक सेकंड, इसका आंसर भी अपने नहीं किया ना। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र का उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी जानते हैं ये कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण था। अभी अपने बात करके वो तीसरे चरण का उद्घाटन तो किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। ठीक है। और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? पटेल साहब ने किया था। नेक्स्ट देखिए, बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो दोस्तों जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी शरण में ही बर्ड किसान आंदोलन है। जो कहाँ का? बूंदी का। कहाँ का दोस्तों? बूंदी का जो बर्ड किसान आंदोलन है, ठीक है, ये पलवित हुआ था, अर्थात इसके शरण में ही पला फूला था। तो जो इसके कौन से नेता ने जो बर्ड किसान आंदोलन के अंदर जो अपना नेतृत्व संपादित किया था, तो वो थे दोस्तों नैनूराम जी शर्मा, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक। ठीक है, नैनूराम जी शर्मा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं अपने एक बार। विजय सिंह पथिक कौन से बर्ड किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे थे और सबसे अहम भूमिका इनकी किसमें थी? तो वो अपने थी बिजालिया किसान आंदोलन में। रामनारायण जी चौधरी किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। इसके अलावा ये जो बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन है उससे भी जुड़े हुए थे। स्वामी गोपाल दास है, वो कौन से थे दोस्तों? बीकानेर किसान आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और बात करें दोस्तों जो केंद्र सरकार का समन्वित बाजरा अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? तो वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है अपने को। ये अभियान मिलाने हैं दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? तालसा पर अभियान सभी जानते हैं, कृष्ण मर्ग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर है। शेरगढ़ अभियान कहाँ पर है दोस्तों? ये कोटा में है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। बंद बारेठा कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ये सभी सारे पहले से सम्मिलित है दोस्तों, तो 1 2 3 4 अपना उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा जिला जो नर्मदा परियोजना है दोस्तों वो कहाँ पर है? अपने जालौर जिले में स्थित है। अभी तो सांचौर भी नया जिला बन गया ना, तो सांचौर और जालौर इस जिले में स्थित है। और इसका कुछ भाग जो इसका जो पेयजल के रूप में या सिंचाई के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो बाड़मेर जिले में भी आता है। तो अभी वर्तमान के हिसाब से सांचौर, जालौर और बाड़मेर 3 जिले इससे लाभान्वित जिले हो जाएंगे। ये राजस्थान की पहली जो इजरायली पद्धति पर आधारित अर्थात बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित परियोजना कौन सी है दोस्तों? अपनी नर्मदा परियोजना है। और ये नर्मदा नदी पर बांध बनाकर, कौन सा बांध बनाकर? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जहाँ पर पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है ना, वहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस प्रतिमा का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सरदार पटेल जी की प्रतिमा का नाम क्या है जो सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है? इससे कितने राज्य लाभान्वित होते हैं दोस्तों? ये भी अपने से पूछा जा सकता है। तो बात कर लें
एक तो अपना आ ही गया, राजस्थान आ गया, गुजरात में स्थित है तो गुजरात भी आ जाएगा। उसके अलावा MP मध्य प्रदेश और MH महाराष्ट्र भी इससे लाभान्वित होते हैं। चार स्टेट लाभान्वित होते हैं दोस्तों, अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया के पठार के नाम से, उड़िया के पठार के, बोराट के पठार के या हाड़ौती के पठार से। तो सभी जानते हैं कि हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार स्थित है। बात करें उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही में है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में है। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य अपने पढ़ ही चुके हैं। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान में, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो बात करें जिलों की तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, ठीक है, 12 ये जिले। और इसके अलावा जो भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ये जिले किसमें? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में रामपुरा अगुच्चा की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रामपुरा अगुच्चा है, रामपुरा अगुच्चा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीसा जस्ता के लिए, लोह अयस्क के लिए, अब्रक के लिए या रॉक फॉस्फेट के लिए। तो सभी जानते हैं कि सीसा जस्ता की जो प्रसिद्ध खान है वो कौन सी है? रामपुरा अगुच्चा। रामपुरा अगुच्चा सीसा जस्ता का जो श्रेष्ठ खान है, राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ खान जो स्थित है भारत की, वो कौन सी है? रामपुरा अगुच्चा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खान है सीसे जस्ते की वो कौन सी है? वो कहाँ पर है दोस्तों? जावर। जावर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जावर उदयपुर में। और ये किसके समय खोजी गई थी? तो राणा लखा के समय खोजी गई थी। किसके समय? राणा लखा के समय खोजी गई थी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप, ये डबोक हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबोक हवाई अड्डा। डबोक एयरपोर्ट का किस जिले में स्थित है? तो अपना कौन से में? जयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? जयपुर बोल दिया था क्या? उदयपुर जिले में स्थित है। बात करें दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा है। ठीक है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने में सबसे प्रमुख जिला है वो कौन सा है? जयपुर है। अपना दिया है क्या? यहाँ पर जयपुर ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर जयपुर के अलावा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अलवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और नहर से सिंचाई की बात करें तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर जिले में होती है। बजार सागर बांध और तालाबों से, ये तालाबों वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा जिले में होती है। बजार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही बजाज सागर, इस नाम से अपने को दिमाग में क्या क्लिक होता है दोस्तों? माही बजाज सागर। तो कौन सी नदी पर स्थित होगा? मासोड़ा में माही नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। चेप्पा एक बीमारी है, तो चेप्पा दोस्तों एक जो कृषि जो बीमारी है, रबी की फसल में होने वाली बीमारी। कौन सी में? रबी की फसलों में। और मुख्य रूप से किस किस फसल में होती है? तो ये गेहूँ, बात करें गेहूं और सरसों फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। सरसों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है कौन सी बीमारी? चेपा बीमारी है। चेपा जो महीन कीट होते हैं उनके कारण फैलती है। ठीक है। तो कौन सी फसलों में? रबी की फसलों में नुकसान सर्वाधिक होता है। कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कैला देवी अभ्यारण्य सभी जानते हैं दोस्तों किस जिले में है? करौली में है दोस्तों। कहाँ पर है? करौली में है। और करौली ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों के अंदर ये फैला हुआ है, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है। बात करें दोस्तों भरतपुर की, तो भरतपुर में कौन सी है? मंद बारेठा और कैलादेव गणापक्षी विहार। ठीक है। भरतपुर के अंदर कौन सा विहार है? वन विहार। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और बात करें दोस्तों दौसा में, तो दौसा में सरिस्का जो है वो कहाँ पर तक फैला हुआ है? अलवर से दौसा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। कैला देवी अभ्यारण्य में दोस्तों कैला देवी का मंदिर भी है ना, और वहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जा चुका है। वह जिला युगम जहाँ लाल और वह पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी जोधपुर पाली में पाई जाती है, सवाई माधोपुर सिरोही में पाई जाती है, कोटा बारा में पाई जाती है, या भरतपुर अलवर में पाई जाती है। दोस्तों बात करें जोधपुर और पाली की, तो जोधपुर पाली में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी है, वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके जोधपुर और पाली में पाई जाती है। बात करें दोस्तों सवाई माधोपुर और सिरोही की, सवाई माधोपुर और सिरोही में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर, उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और पीली मिट्टी है
लाल व पीली मिट्टी सोईमाधपुर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा बारा में बात करें दोस्तों, कोटा बारा, बूंदी और झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी, ठीक है, जिसे कछारी मिट्टी भी, सॉरी कछारी नहीं, जिसे अपने वर्टिसोल भी बोलते हैं। और बात करें दोस्तों, इसे रेतीली कछारी मिट्टी जिसे जालोड़ मिट्टी भी बोलते हैं, जालोड़ मिट्टी का एक प्रकार है। ये किस ज़िले में पाई जाती है? तो भरतपुर और अलवर ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पर? भरतपुर और अलवर ज़िले में पाई जाती है। जो नदियों वाला डेल्टाई प्रदेश है ना, जहाँ पर क्या है, नवीन जालोड़ मिट्टी आकर एकत्रित होती है, ठीक है। खादर और बांगर, ये क्या है? पुरानी जालोड़ मिट्टी, और ये नवीन जालोड़ मिट्टी। तो खादर और बांगर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके अंदर राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो नहरों से सिंचित भाग है, और अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, ये क्षेत्र भी किससे? कछारी मिट्टी से सिंचित। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 41 की, चार्ल्स मेंटकॉफ के रेजिडेंट्स थे। चार्ल्स मेंटकॉफ के रेजिडेंट थे। कहाँ के रेजिडेंट थे दोस्तों? तो जयपुर के थे, जोधपुर के थे, अजमेर के थे या दिल्ली के थे? तो दोस्तों चार्ल्स मेंटकॉफ अपने भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। कब? 1835-36 में। 1835-36 में कहाँ के? भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। और ये कहाँ के रेजिडेंट थे? तो बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 41 में अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली के रेजिडेंट थे। कहाँ के थे? दिल्ली के रेजिडेंट थे। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? गोपी कृष्ण भट्ट। इसके अलावा बात करें दोस्तों बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, बंशीधर भट्ट। इसके अलावा बात करें विशाल भट्ट। क्या दोस्तों? विशाल भट्ट। सभी भट्ट आएंगे दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। विशाल भट्ट। सौरभ भट्ट। क्या दोस्तों? सौरभ भट्ट, ठीक है। तपन दास भट्ट। क्या नाम रह गया? तपन दास भट्ट। तपन दास भट्ट। ये सभी भट्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 42 का अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है। कहाँ से? तमाशा लोकनाट्य। और तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? सभी जानते हैं तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा किला, जिला नहीं है दोस्तों, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो जौहर स्थल राजस्थान में सर्वाधिक जोर किस किले में हुए दोस्तों? तो वो अपने चित्तौड़गढ़ में हुए। कहाँ पर हुए? चित्तौड़गढ़ में हुए। राजस्थान का कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कितने जोर हुए दोस्तों? 3 जोर हुए। कितने? 3 जोर। पहला जोर 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में किसने किया? रानी पद्मावती ने किया। किसने किया? रानी पद्मावती ने किया। 1303 ईस्वी में। आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और केसरिया किसने धारण किया? तो राणा रतन सिंह ने धारण किया। सभी को ध्यान रखना है। दूसरा जोर कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में, ठीक है। जोर किसने किया? तो महारानी कर्णावती के नेतृत्व में जोर हुआ था। महारानी कर्णावती। आक्रमणकर्ता कौन था? तो मालवा का शासक महमूद खिलजी था। बात करें 1568 की, 1568 में तीसरा जोर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तीसरा जोर हुआ। और इस समय जो जोहर किया था वो किसने किया था? फूल कंवर ने, पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने। और पत्ता सिसोदिया ने क्या किया? केसरिया धारण किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी शब्द किससे संबंधित है? तो गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या परंपरा से? नारचरी एक खेल है दोस्तों। क्या है? नारचरी एक खेल है, गृह क्रीड़ा से संबंधित है, ठीक है। नारचरी, सातुलिया, ठीक है, पिट्ठू, ये सभी क्या है? राजस्थान के लोक खेल है। लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? अभी मैंने बात की थी ना, आपको क्वेश्चन दिया था कि लांगुरिया गीत, मैंने आपको कहा था कि कैला देवी की जो याद में उनके भगत कौन सा गीत गाते हैं, तो वो कौन सा गीत है दोस्तों? लांगुरिया गीत। क्वेश्चन भी आ गया अपने पास। तो कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? कैला देवी अभ्यारण्य में। और कैला देवी अभ्यारण्य किन जिलों में है? कहाँ पर? करौली जिले में है मुख्यतः, और सवाई माधोपुर में भी फैला हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर नया नवीनतम जो जिला बना है गंगापुर सिटी, उस क्षेत्र में भी कैला देवी अभ्यारण्य फैला हुआ है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नाहर शैली में
घुड़ा में, थुम में या थाकना में। तो जो जालोर का ढोल नृत्य है वो दोस्तों थाकना शैली के अंदर आयोजित किया जाता है, थाकना शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूरज ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान के द्वारा, सागरदान द्वारा, कर्णीदान द्वारा या गार्डन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 48 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 में कर्णीदान हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूरज ग्रंथ किसका है? कर्णीदान का द्वारा लिखा गया है। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद है, रागमाला है, जयानक विजय है या सावग पदिक माना सूत चुन्नी है? तो यही है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? सही है, सावग पदिक मना सूत चुन्नी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 50, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए? तो थेवा कला के लिए तो राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया दोस्तों, तो जो सोने के आभूषण होता है, सोने के आभूषण कांच के हरे, पीले, हरे, नारंगी, इस प्रकार इन रंगों के कांचों के ऊपर किसकी? सोने की मीनाकारी की जाती है दोस्तों। किसकी? सोने की मीनाकारी की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? थेवा कला। और प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें दोस्तों जो नाथूजी सोनी है, कौन दोस्तों? नाथूजी सोनी। ठीक है, ये इसके क्या माने जाते हैं दोस्तों? प्रवर्तक माने जाते हैं। और 2015 में इस परिवार को 2015 में प्रतापगढ़ के सोनी परिवार को पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किसके लिए? थेवा कला के लिए। तो आज के प्रश्नों में अपने आज की सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, अपनी तैयारी को जोर शोरों से लगे रहिए। अभी तो 10 दिन की बात रही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।